9.8 भी होगा। अब ये आगे वाले को दे रहा है तो आगे किसी न किसी का 98 भी है, फिर ये इसके आगे दे रहा है तो इसका 97 है, 96, 95, ऐसे करते करते 3, 2, 1 और 0। तो ऐसा नहीं कि 100 के बाद 99 है, 100 के बाद 99.9 भी रहा होगा, 99.8 भी रहा होगा, मतलब एकदम पूरा ग्रेजुअल चल रहा है ये, ठीक है। तो अभी पूरा रॉड के हर पॉइंट का, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, जबकि पहले पूरा एक टेम्परेचर पे था। ये दो क्रॉस सेक्शन सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता आजू बाजू वाला, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यहां से यहां हीट का फ्लो ही नहीं होगा। दो क्रॉस सेक्शन अगर सेम टेम्परेचर पे है, हीट ब्लॉक हो गया, हीट तो लगातार फ्लो कर रहा है। और ये शुरुआत में देखो, ये 0 डिग्री पे था एकदम शुरुआत में, अब ये 99 पे पहुंच चुका है, ये 98 पे, तो ये हीट एब्जॉर्ब करते 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 इसका पेट भर गया। तो इस तरीके से एक ग्रेजुअल टेम्परेचर का चेंज हमको पोजीशन के साथ दिख रहा है। अब क्या है कि अब जितना वहां से चलेगा, क्योंकि सबका पेट भर चुका है, तो अब आगे हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट करंट जो है वो सेम हो जाएगा। यही स्टेडी स्टेट का निशानी है। स्टेडी स्टेट में अगर सिस्टम नहीं है तो हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट करंट सेम नहीं है। तो पहला बात तो ये हुआ कि स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन से हीट करंट सेम है। दूसरा बात यह है कि हर एक क्रॉस सेक्शन एक अलग टेम्परेचर पर है, जो कि समय के साथ कांस्टेंट है। ये 99 है, थोड़ी देर बाद भी देखोगे तो ये 99 ही है, समय के साथ किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है ना, हर क्रॉस सेक्शन एक अलग टेम्परेचर पर है। तो अब स्टेडी स्टेट ये होता है, स्टेडी स्टेट, और इसी में आगे जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो इसी स्टेडी स्टेट में कैलकुलेशन का बात हो रहा होगा, चाहे बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, सारा कैलकुलेशन स्टेडी स्टेट में किया जा रहा है। तो अब स्टेडी स्टेट में जो हम लोग बात किए उसको लिख लेते हैं। यहां मान लो T1 टेम्परेचर है, यहां T2 है, T1 ग्रेटर देन T2, तो ऐसे हीट करंट का फ्लो चल रहा है। तो स्टेडी स्टेट का पहला पॉइंट कि हीट करंट थ्रू all the cross sections are equal। सेकेंड, ये कब है? ये स्टेडी स्टेट में है। all the cross sections are at different temperatures that are constant with time। हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम है, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पर है, लेकिन वो जो भी टेम्परेचर पर है वो समय के साथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो ये दो चीज चल रहा है स्टेडी स्टेट में। एक एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा है कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ट्रंकेटेड कोन, कोन का इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया, इसमें ये स्टेडी स्टेट में, ठीक है, हीट करंट का फ्लो चल रहा है। यहां ये T1 पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, T1 ग्रेटर देन T2। तो ये क्रॉस सेक्शन 1 और ये वाला 2। कंपेयर
टेम्परेचर gradient at two given cross sections. वन और टू पर हम लोग को टेम्परेचर ग्रेडियंट कंपेयर करना है। तो I का वैल्यू होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स का मॉड कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं। अब देखो ये पूरा एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है, तो K1 इक्वल्स टू K2, कंडक्टिविटी तो दोनों जगह सेम है। स्टेडी स्टेट में है तो जितना हीट करंट यहां से इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा उतना इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा, मतलब I1 इक्वल टू I2। अलग क्या चीज है, एरिया। A2 इज ग्रेटर देन A1, सेकेंड वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो I दोनों के लिए सेम है, K दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब मॉड ऑफ dt बाई डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि dt बाई डी एक्स, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा, तो dt बाई डी एक्स एट 1 इज ग्रेटर देन dt बाई डी एक्स एट क्रॉस सेक्शन 2। क्रॉस सेक्शन 1 पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है कंपैरिजन टू क्रॉस सेक्शन 2। बात क्लियर है? अब हम लोग हीट करंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हीट करंट थ्रू अ रॉड। अब ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होने वाला है इस चैप्टर में। हीट करंट थ्रू अ रॉड। अभी जो हम लोग हीट करंट का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वो फॉर्मूला एक क्रॉस सेक्शन से है ना, किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट करंट का फॉर्मूला। अब हम लोग को मान लो एक ऐसा रॉड दिया हुआ है, ये टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, T1 ग्रेटर देन T2। L रॉड का लेंथ हो गया, A क्रॉस सेक्शन एरिया, K थर्मल कंडक्टिविटी। अब इस रॉड के हर क्रॉस सेक्शन से करंट सेम है, स्टेडी स्टेट है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, लेकिन वो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स में डी टी बाई डी एक्स हमको नहीं पता है, ठीक है। हम लोग ये गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में T1, T2, L, K, A, ये सब जो क्वांटिटीज है इनके टर्म्स में हम ये जो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स है, इसको हम एक नए फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रॉड में हर क्रॉस सेक्शन में हीट करंट सेम है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कितना है, सपोज I, तो I का वैल्यू कितना है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। सपोज दिस एंड इज x इक्वल टू 0। किसी भी क्रॉस सेक्शन से हीट करंट का वैल्यू है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं I इंटू डी एक्स, इसको इधर ले गए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के ए इंटू डी टी, और हम लोग कर लेते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेट। I हर क्रॉस सेक्शन के लिए सेम है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, इंटीग्रल डी एक्स। K और A कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रल डी टी। X का लिमिट 0 से लेकर L तक, T का लिमिट T1 से लेकर T2 तक, 0 से L,
T1 से लेकर T2। तो I इंटू एल माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के ए T2 माइनस T1। ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो I इंटू एल इज के ए इंटू T1 माइनस T2। तो I इज इक्वल्स टू के ए बाई एल इंटू T1 माइनस T2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं T1 माइनस T2 और नीचे ये हो गया के ए को नीचे ले आए तो ये L बाई के ए। ये वाला टर्म हो गया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2। और ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हम लोग लिख देंगे R। इसको कहा जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। ये है टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस और ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ये थर्मल रेजिस्टेंस। तो I का वैल्यू हो गया डेल्टा टी बाई आर, वेयर आर इज एल अपॉन के ए। तो ये अब किसी भी रॉड के थ्रू हम लोग हीट करंट का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया और R थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग जो ओम्स लॉ पढ़ते हैं क्लास 10 तक भी, जो हम लोग को ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे I इज इक्वल्स टू वी बाई आर या V इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूला को थोड़ा याद करो और क्वांटिटी सोचने का कोशिश करो क्या है। I होता था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये हीट करंट है, इसको हम लोग करंट बोलते थे, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया I। V क्या था? V वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कई नाम हैं। तो V जो है ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है उस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस जिसमें हम लोग करंट देख रहे हैं, और ये उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये थर्मल रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये थर्मल करंट या हीट करंट। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, I इक्वल्स टू वी बाई आर। तो सिमिलरली I इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर। और जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है, आगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर हम लोग और बढ़िया से सिमिलैरिटी कंपेयर कर पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है ना, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए भी आता है। वहां पर ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखा हुआ है, उसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिख देते हैं, 1/k, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। जैसे k को कंडक्टिविटी बोलते हैं तो 1/k को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो 1/k लिखा हुआ है इसको रो लिख दिया जाता है, तो सेम ही फॉर्मूला है। और जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ये सारा चीज़ यहाँ पर भी वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में कर सकते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो बस ये फॉर्मूला लिखे हैं इस सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए कि ये उसी हिसाब से कन्वर्ट मारा गया है। और इस R को बोला जा रहा है थर्मल रेजिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला आया है इसको अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग को याद रखना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ तो हम पूरे में थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट ली है, ऐसा भी हो सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है
यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होना चाहिए कि हर टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी अलग अलग है। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो भी अभी बात समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है। वैलिड ओनली इफ conductivity is not a function of टेम्परेचर। टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों, दिक्कत क्या होगा समझना। यहां से कंडक्टिविटी को तुम बाहर निकाल लिए, कंडक्टिविटी बाहर निकाल लिए क्योंकि कंडक्टिविटी कांस्टेंट था। अब कंडक्टिविटी अगर कांस्टेंट नहीं होता, कंडक्टिविटी मान लो x के फंक्शन में होता, तो ये इधर इसके साथ इंटीग्रेशन में घुस जाता। ये इधर इसके साथ कुछ भी x का फंक्शन होता तो ये इधर लाके इसको इंटीग्रेट करते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां होता dt जिसका इंटीग्रेशन आता t और ये t2 माइनस t1। लेकिन अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के फंक्शन में होता तो ये इसके साथ में घुसा हुआ होता। कुछ टेम्परेचर का फंक्शन है 1/t या t, कुछ भी टर्म आ रहा है, इसमें अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन होता तो ये इसके साथ घुसा हुआ होता। और इसको जब इंटीग्रेट करते तो फिर ये खाली dt नहीं होता, कुछ और टेम्परेचर का फंक्शन लिखा होता इंटू dt, तो उसका इंटीग्रेशन ये डेल्टा t तो कभी भी नहीं बनता। इसका इंटीग्रेशन डेल्टा t कब बन रहा है, जब ये dt अकेला है, कुछ भी इसके साथ अंदर घुस गया तो फिर ये डेल्टा t वाला टर्म नहीं बनेगा। तो डेल्टा t अपॉन समथिंग, ये समथिंग जो भी आएगा उसको हम लोग r बोल देंगे। लेकिन अगर डेल्टा t ही जनरेट नहीं हुआ तो गड़बड़ है। और डेल्टा t कब नहीं जनरेट होगा, अगर ये k टेम्परेचर का फंक्शन हो गया तो फिर ये डेल्टा t वाला टर्म नहीं आएगा। फिर ये इंटीग्रेशन से कुछ और ही बन सकता है, हो सकता है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बन जाए, या ln t2 अपॉन t1, कुछ भी फंक्शन बन सकता है। तो ये इस पे कंडीशन है इसके वैलिडिटी पर। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो फिर बेसिक से जैसे अभी इंटीग्रेट किए हैं, अगर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन हो गया तो क्या करेंगे, तो भाई यही सारा काम करेंगे और फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। इस बार k को इसके साथ में रखते हुए और फिर इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसको एक बार टेम्परेचर का फंक्शन लेकर देखा जाए। क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक रॉड है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। क्रॉस सेक्शन एरिया A। कंडक्टिविटी जो है वो ऐसे वैरी कर रहा है अल्फा बाई टी, अल्फा इज ए कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के फंक्शन में है। रॉड का लेंथ है L, T1 ग्रेटर देन T2। फाइंड हीट करंट। सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट सेम है। अब हम लोग डेल्टा T बाई आर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हीट करंट का वैल्यू, ये बेसिक फॉर्मूला जो है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, माइनस के का वैल्यू हो गया अल्फा बाई टी इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो आई
इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा ए डी टी बाई टी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रल डी एक्स माइनस अल्फ़ा ए इंटीग्रल डी टी बाई टी। एक्स का लिमिट 0 से लेकर एल तक, टेम्परेचर का लिमिट T1 से लेकर T2 तक, 0 से x, T1 से T2, x नहीं 0 से लेकर L। तो ये L माइनस 0 माइनस अल्फ़ा ए एल एन टी फ्रॉम T1 टू T2। तो I इंटू एल इज माइनस अल्फ़ा ए एल एन T2 बाई T1। ये माइनस अंदर ले जाओगे तो T1 T2 पलट जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा ए एल एन T1 बाई T2। तो I का वैल्यू आ गया अल्फ़ा ए बाई एल एल एन T1 बाई T2। ये आ गया हीट करंट का वैल्यू, और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये डेल्टा T बाई आर के फॉर्मेट में नहीं है। इसी में अगर ऐसा होता कि कंडक्टिविटी वेरी तो कर रहा है लेकिन x के फंक्शन में, ये x इक्वल टू 0, तब हम लोग डेल्टा T बाई आर इस्तेमाल कर सकते थे। हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बार ऐसे प्रॉपरली इंटीग्रेट करके और फिर दूसरी बार डेल्टा T बाई आर से लिखने का कोशिश करेंगे। यहां से हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि भाई डेल्टा T बाई आर वैलिड है, क्योंकि अब भले कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है बट टेम्परेचर के फंक्शन में नहीं है। I इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। सो I इज इक्वल्स टू माइनस के का वैल्यू अल्फा बाई एक्स इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं I एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा ए डी टी। ऐसा हो गया, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। x का लिमिट 0 से लेकर L तक, टेम्परेचर का लिमिट T1 से लेकर T2 तक। तो इधर से आ जाएगा ये x स्क्वायर बाई 2 मतलब L स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा ए T2 माइनस T1। सो I इज इक्वल्स टू माइनस अंदर ले जाएंगे तो अल्फा ए T1 माइनस T2 अपॉन L स्क्वायर बाई 2। तो करंट का एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा T1 माइनस T2 इज डेल्टा T अपॉन L स्क्वायर बाई 2 अल्फा ए, और ये जो लिखा हुआ यही R है, ये डेल्टा T बाई आर के फॉर्म में आ गया। अब सीधा, अब हम लोग तो ये बार बार काम नहीं करेंगे, हम लोग तो सीधा डेल्टा T बाई आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब हम दूसरे तरीके से इसको लिख रहे हैं कि सीधा डेल्टा T बाई आर हमको लिखना है। तो I इज इक्वल टू डेल्टा T बाई आर। R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू होता है L बाई के ए, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू थर्मल कंडक्टिविटी। अब चक्कर क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है इस रॉड के लिए ये वैरी कर रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है, तो अब सीधा हम पूरे रॉड के लिए L बाई के ए नहीं लिख सकते हैं। इसके किसी भी हर पोर्शन का यहाँ का कंडक्टिविटी अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे रॉड्स में बांट सकते हैं। हर रॉड का कंडक्टिविटी अलग है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रॉड से मिलकर बना हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस लिखें, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, सबका थर्मल रेजिस्टेंस लिख के ऐड करते जाते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आ जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है, तो हमको R निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। ये रॉड हुआ, यहां से x पर जाकर एक एलिमेंट लिए dx,
इस dx लेंथ के रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा dr, रेजिस्टेंस होता है L बाई के ए, तो L हो गया dx अपॉन के ए, तो dx k का वैल्यू है अल्फा बाई एक्स इंटू ए, तो ये हो गया x dx अपॉन अल्फा ए। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 बाई अल्फा ए एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर L तक, तो रेजिस्टेंस आ गया इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करने पर L स्क्वायर बाई टू, तो L स्क्वायर बाई टू अल्फा ए, ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो यहाँ से हमको दो बात पता चला। पहली बात तो ये कि हम डेल्टा टी बाई आर अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्टिविटी वेरिएबल है लेकिन एक्स के फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डेल्टा टी बाई आर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है तो फिर रेजिस्टेंस जो लिखना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, वो इंटीग्रेट करके लिखना होगा, हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के लिए डेल्टा टी बाई आर का वैलिडिटी पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दो रॉड कनेक्ट किया गया, ये जंक्शन है लोग का। इसका लेंथ L, कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका लेंथ 3L बाई 4, कंडक्टिविटी 2K, क्रॉस सेक्शन एरिया A। जंक्शन का टेम्परेचर T है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। सॉल्व करते हैं। अब यहां पर ये हायर टेम्परेचर पर है, ये लोअर टेम्परेचर पर है, तो यहां हीट करंट का फ्लो चल रहा होगा। स्टेडी स्टेट में तो मानना ही है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन से हीट करंट सेम चल रहा है। जितना इस रॉड में है उतना ही उस रॉड में है। हीट करंट का वैल्यू सेम है तो यही हम कर देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर T है तो एक बार इसको देखकर हीट करंट लिख देते हैं डेल्टा टी बाई आर, और एक बार इसको देखकर लिख देते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसमें जो हीट करंट है डेल्टा टी बाई आर लिखेंगे तो 100 माइनस